नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार भट्टर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही दुनिया में ये अनाउंस हुआ कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है, तभी से दुनिया भर में हलचल सी मच गई है। और इस वेरिएंट को, जैसा कि आप सभी को पता चला होगा, नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। तो ये ओमिक्रॉन वायरस क्या सही में डरावना है? क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस वायरस के आने से? क्या कॉज ऑफ कंसर्न है सबके? इस सभी के बारे में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में एक नया टाइप का कोरोना का वायरस पाया गया और इस वायरस को नाम दिया गया ओमिक्रॉन वायरस। ऐसा कहा गया कि ये वायरस हमारी इम्यूनिटी को आसानी से चकमा दे सकती है और इसका इन्फेक्शन नए लोगों के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये इन्फेक्शन ऐसे लोगों के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है जिन्होंने वैक्सीन ली हो और या जिन्हें पहले प्रीवियसली कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका हो। ऐसे लोगों के अंदर भी री इन्फेक्शन का खतरा इस वायरस के इस नए वेरिएंट से हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये खबर दुनिया भर को पता चली, वैसे ही दुनिया भर में इसके कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार के कई स्ट्रेन्स हमें देखने को मिले हैं, जिसमें स्ट्रेन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 5 स्ट्रेन हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा है और 2 स्ट्रेन हमने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमेगा ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जबकि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमने रखा है लैम्बडा और म्यू को। इसके पहले जो डोमिनेंट स्ट्रेन हमने कोरोना का देखा था वो था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन का वेरिएंट काफ़ी अलग है। स्पाइक प्रोटीन के अंदर 32 चेंजेस हमें देखने को मिला है ओमिक्रॉन वायरस में और इसीलिए इस वायरस को ज़्यादा घातक माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के अंदर जो प्रीवियसली आया था उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर चेंजेस थे वो सिर्फ 14 से 15 थे और इसी 14 से 15 चेंजेस की वजह से डेल्टा जो वायरस था वो ज़्यादा घातक होके सामने उभर के आया था। और इसीलिए ये कंसर्न है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से हो सकता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को नया वायरस लगे और हमारी जो प्रीवियसली एंटीबॉडीज़ है इसके अगेंस्ट काम ना कर पाए और इसका इन्फेक्शन इजीली नए लोगों के अंदर फैल सकता है। इसीलिए इसको लेके दुनिया भर में अफरा तफरी मची है। जैसे ही ये पता चला कि ये वायरस साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है, वैसे ही इसराइल और जापान ने जो फ्लाइट्स थे सभी फॉरेनर्स के लिए तुरंत बंद कर दिए थे। यूरोपियन यूनियन ने भी जो फ्लाइट्स है साउथ अफ्रीका और आसपास के देशों में तुरंत बंद कर दिए थे। ट्रैवल बैन्स तुरंत ही लागू कर दिए थे। हमारे देश में, इंडिया में अभी तक के ट्रैवल बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना फिर से चालू कर दिया है। हर फॉरेनर को अब क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक फॉरेनर को हम ट्रैक कर रहे हैं, खासकर वो फॉरेनर्स जो साउथ अफ्रीका या दूसरे अफ्रीकन देशों से हमारे यहाँ आए हैं। कई साइंटिस्टों का मानना है कि ये ट्रैवल बैन का कोई खास असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि भले ही कोरोना का ये नया स्ट्रेन जो है वो साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ हो, लेकिन इसका ओरिजिनेट कहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ये वायरस ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अमेरिका के किसी देश में आया हो और वहाँ से साउथ अफ्रीका पहुँचा हो और साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुआ। ऐसे में ये संभावना रहेंगी कि ये वायरस पहले से ही बाकी के देशों में मौजूद है। इसीलिए ट्रैवल बैन लगाने का कोई खास फ़ायदा इस केस में हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सभी साइंटिस्टों का बोलना है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल्स फिर से स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहना ज़रूरी है। हमें फिर से मास्क पहनना चालू करना चाहिए। इसके पहले जब डेल्टा स्ट्रेन का बहुत ज़्यादा हमें प्रकोप देखने को मिल रहा था हमारे देश में, तब सब लोग जो एक्सपर्ट्स है टीवी पे कह रहे थे कि हमें मास्क के साथ में रहना सीखना होगा। और इस बात को हमने हल्के में तब लिया जब इसका हमें इंटेंसिटी कम होते हुए देखने को मिली। आज भी हम कोई भी मार्केट में इंडिया में तो भी देख ले तो कहीं कोई कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर ये नया स्ट्रेन आ जाता है और सही में ये ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीका पे तो सभी देशों ने बैन लगा लिया, ट्रैवल बैन लगा दिया और उसे आइसोलेट करके रखा है, उसे अलग थलग छोड़ के रखा है। लेकिन अभी भी यूरोपियन यूनियन में कई देश ऐसे हैं जिसमें 30 से 40 हज़ार रोज़ कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, लेकिन कोई डेवलपिंग कंट्री उन पे ट्रैवल बैन डालने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पैसा है, जहाँ पावर है, सब उसकी ही सुनते हैं। मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाला किस्सा होता है।
और ये हमें साउथ अफ्रीका केस में देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, और ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी समझ रहा है, और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी से अपील कर रहा है कि साउथ अफ्रीका पे ट्रैवल बैन मत डालिए। ये सीज़न जो होता है साउथ अफ्रीका का, ये टूरिस्ट सीज़न होता है। ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि साउथ अफ्रीका है और बाकी के दूसरे अफ्रीकन देशों की तो बात ही छोड़ दो, इनकी पूरी इकोनॉमिक कमर टूट जाएंगी। ये लोग पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं ये देश। इसीलिए ये भी कंसर्न है कि इन देशों को हमने अलग थलग नहीं छोड़ना चाहिए। हुआ हमारे साथ ये भी है कि जो वैक्सीन्स थी वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ले ली, और इस बात में तो मानना पड़ेगा कि भारत ने बहुत पहले पहल की, और भारत में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी गति से वैक्सीन दी गई है। मैक्सिमम पॉपुलेशन तक वैक्सीन पहुंची है। अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो सिर्फ फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% लोगों के अंदर फर्स्ट डोज गया है। साउथ अफ्रीका में फिर भी ये 42% है। बाकी के अफ्रीकन कंट्रीज़ में सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन मिली है। शायद वैक्सीन ना मिलने की वजह से ही ये स्प्रेड हमें साउथ अफ्रीका और आसपास के अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिला है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में जितने कोरोना के केसेस हैं उसमें से 75% केसेस ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से हैं। कई साइंटिस्टों ने और एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कहा है। ये इसलिए क्योंकि अभी तक के जो भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें जो सिम्टम्स है उसके बहुत माइल्ड हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन ये माइल्ड सिम्टम्स ही क्रिएट करेगा, और शायद इससे उतनी फैटेलिटीज़ ना हो जितनी कि डेल्टा वेरिएंट से हमें देखने को मिली। और ऐसा हो सकता है कि इसके इन्फेक्शन की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए। इसके पहले मैं पैरासाइटोलॉजी के लेक्चर्स भी लेता था हमारे कॉलेज में, तब एक बात पैरासाइटोलॉजी में मैंने देखने को मिली थी कि कोई भी पैरासाइट का ये एम नहीं होता है कि होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए जिससे कि होस्ट उसको पर्च कर दे, उसकी बॉडी से बाहर निकाल दे। होस्ट उसको बाहर निकालने की कोशिश तब नहीं करेगा जब वो होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और खुद का काम कर लेता है। हो सकता है यही केस ओमिक्रॉन के साथ भी हो, लेकिन अभी तक का जो डेटा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच सके कि ओमिक्रॉन से कितना नुकसान हमें होगा या नहीं होगा। एक बात तो तय है कि ओमिक्रॉन की जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। डेल्टा वेरिएंट से 30 से 40 गुना फास्टर ये स्प्रेड होता है, ऐसा मान के चल रहे हैं लोग। तो ऐसे में स्प्रेड अगर बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशंस कम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब कोरोना के बारे में देखा था तब भी यही देखा था कि 100 में से 90 लोगों को कोई खास सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है। 10% लोगों के अंदर ही हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और उसमें से भी 2% हमने मॉर्टेलिटी रेट इसका लिया था। लेकिन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशंस हमें वहाँ ज़्यादा देखने को मिला था। सेम चीज़ यहाँ ओमिक्रॉन को भी लागू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोरोना की वजह से 100 लोगों को इन्फेक्शन होता है और उसमें से सिर्फ 10% लोगों को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, यानी 10 लोगों को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि ओमिक्रॉन या दूसरा कोई वेरिएंट आता है जिसमें 40% ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट रहेंगी, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमें 140 का देखने को मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज होंगे 11 लोग। तो वेरिएंट माइल्ड होने के बाद में भी नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसीलिए कॉज ऑफ कंसर्न है, इसीलिए एक्सपर्ट्स डर रहे हैं और इसीलिए हमें कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को कह रहे हैं। अभी तक के बाय गॉड्स ग्रेस इंडिया के अंदर कोई कंफर्म्ड ओमिक्रॉन की केस नहीं है, लेकिन अगर आती है तो हमें ओमिक्रॉन के लिए जो एहतियात हमने इसके पहले डेल्टा के लिए लिए वो फॉलो करना ज़रूरी हो जाएगा। और ऐसे में कई राज्यों ने, कई स्टेट्स ने और कई जिलों ने पहले से ही कम्युनिटी गाइडलाइंस जारी कर दी है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या ये गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट होती है। इसके सिम्टम्स भले ही माइल्ड हो, लेकिन इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग भी हमें देखने को मिलते हैं। ओमिक्रॉन के केस में हमें थकान, सिरदर्द और गले में खराश देखने को मिल रही है, जो कि इसके पहले के वेरिएंट में हमें इतनी देखने को नहीं मिलती थी। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल जो हमें डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिलती थी, वो ओमिक्रॉन में अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए ये माना जा सकता है कि जो इनिशियली कोरोना आया था तब हमको लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल देखने को नहीं मिलती थी। डेल्टा में वो डेवलप हुई, और अब यहाँ पे फिर से स्पाइक प्रोटीन के अंदर चेंजेस होने की वजह से कुछ सिम्टोमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अभी तक ये माना जा रहा है कि सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस है, और कुछ समय जाने के बाद में इसके बारे में हम पुख्ता
तरीके से बता सकेंगे कि सही में क्या ये माइल्ड इन्फेक्शन है या सीवियर इन्फेक्शन है। वैक्सीनेशन से इसके ऊपर क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी अभी संभ्रम बना हुआ है। मॉडर्ना ने तो कह दिया है कि शायद जो मौजूदा वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ इतने कारगर साबित ना हो, लेकिन बाकी की वैक्सीनेशन कंपनीज इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद ये थोड़ा बहुत हमें प्रिवेंट कर दे। ये भी इसका भी ऊपर अभी रिसर्च चालू है, शायद इसके भी रिज़ल्ट 1-2 हफ्तों में हमें देखने को मिले। तब तक के लिए सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप खुद का ख्याल रखिए और जो प्रोटोकॉल्स है कोविड के वो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेगा, पूरा देश स्वस्थ रहेगा। वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज़ द गोल। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीनेशन को अपोज करते हुए मुझे देखने को मिलते हैं। एज एन साइंटिफिक कम्युनिटी आई अपील टू ऑल दोज होम्योपैथिक डॉक्टर्स टू कीप असाइड द डिफरेंसेस एंड प्रमोट द वैक्सीनेशन ड्राइव एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतने ज़्यादा हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जब तक सब सेफ नहीं तब तक कोई सेफ नहीं है। अगर इस तरह का कोई नया वेरिएंट आ जाता है और सही में अगर वो घातक हो जाता है तो सभी को इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।